हेलो एवरीवन, आज हम सीटेट अगस्त में जो हमारा पेपर हुआ था उसके हम पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि लेव वाइगोत्स्की क्या कहते थे कि अगर आप है ना बच्चे के अंदर कॉन्सेप्चुअल एबिलिटीज़ बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए। स्टैंडर्डाइज करिकुलम, सोशल आइसोलेशन, टेंजिबल रिवॉर्ड्स एंड पीयर कोलैबोरेशन। तो अगर आपने लेव वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ा है, उनकी थियोरी के बारे में पढ़ा है, उनकी थियोरी का नाम था सोशियो कल्चरल थियोरी। ठीक है, उन्होंने 3 बातों को बहुत इंपॉर्टेंस दी थी। वो कहते थे लैंग्वेज, कल्चर एंड सोसाइटी आपको सबको सिखाने में आपकी मदद करते हैं। तो उनको लगता था आप है ना लोगों से बहुत कुछ सीखते हो, कोलैबोरेशंस के थ्रू आप बहुत कुछ सीखते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पीयर कोलैबोरेशन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी उन्होंने लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी से ही पूछा, लेकिन ये उनके स्पीच के बारे में वो क्या कहते थे। तो वो इनर स्पीच के बारे में क्या कहते थे कि ये एक तरीका है अपनी थॉट्स को रेगुलेट करने का बच्चों में, ये डेवलपमेंट डिले को शो करता है, ये कम्युनिकेशन शो करता है एक इमेजिनरी फ्रेंड के साथ, और एक ये कॉग्निटिव इमेच्योरिटी का साइन है। ठीक है, तो आपको पता है जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो आपस में ही है ना, उनके रूम में कोई ना भी हो ना तो भी वो खुद से बात करते रहते हैं, अपने टॉयज के साथ खेलते खेलते बात करते रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, स्पीच बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ना 3 टाइप की स्पीच दी थी। ठीक है, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच, साइलेंट स्पीच। ठीक है, तो वो इनके बारे में क्या कहते थे। तो लेव वाइगोत्स्की है ना इनर स्पीच को बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे। आप भी है ना लाइफ में जब किसी प्रॉब्लम में होते हो तो कभी कभी है ना आप लोगों के सामने नहीं बोल रहे होते, लेकिन आप अंदर ही अंदर अपने आप से खुद से बात कर रहे होते हैं ना। तो वो क्यों होता है, तो वो एक तरीका होता है अपनी थॉट्स को रेगुलेट करने का। ठीक है, तो वो इनर स्पीच को बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे। एक इंसान थे जिन्होंने बोला था कि ये जो इनर स्पीच होती है ना ये कुछ नहीं है, ये ईगो है, बच्चे के अंदर है ना बहुत ईगो है। तो ऐसा किसने कहा था, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, तो लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग जो इनर स्पीच है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपनी थॉट्स को रेगुलेट करने में, बच्चे की थॉट को रेगुलेट करने में वो बहुत हेल्प करती है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन भी है लेव वाइगोत्स्की से। अब मैंने है ना इन क्वेश्चंस को अरेंज इस लेवल में किया है कि पहले है ना हम लेव वाइगोत्स्की के सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो लेव वाइगोत्स्की ने क्या क्या कहा था, उन्होंने लैंग्वेज के बारे में क्या कहा। लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि भाषा से आपके दिमाग की विकास होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होते हैं एक दूसरे पे उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सोशल फैक्टर्स जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट को फर्क डालते हैं, लेकिन आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को फर्क नहीं डालते हैं। ठीक है, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट को इम्प्रूव करती है। तो लेव वाइगोत्स्की ना ऐसा कहते थे कि पहले ना आप लैंग्वेज सीखते हो और उससे ना आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ठीक है, सोसाइटी से आप पहले बहुत कुछ सीख रहे होते हो, उनमें से एक फैक्टर होता है लैंग्वेज। ठीक है, जो आप कभी स्कूल नहीं जाते उससे पहले भी आपको लैंग्वेज बोलनी आती है, क्योंकि आप अपने घर वालों को देख के, सोसाइटी को देख देख के पहले ही बहुत कुछ सीख चुके होते हो। तो उनका मानना था कि लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, भाषा के का जो विकास है वो आपके दिमागी विकास करने में मदद करता है। उसके बाद है ना लॉरेंस कॉलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी से ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा। तो उन्होंने कहा कि कौन से लेवल पे है वो बच्चा जो ये मानता है कि बच्चों को है ना दूसरों दुनिया लोगों को है ना सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग जीना चाहिए और गुड देखना चाहिए, यानी कि है ना सब उनकी तारीफ करे। ठीक है, लोगों को ऐसे जीना चाहिए कि कुछ भी बुरा ना लगे, किसी को भी सोसाइटी में है ना सब कुछ गुड लगे। तो वो कौन से लेवल पे है, प्री ऑपरेशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल एंड प्री कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, तो अगर आपने लॉरेंस कॉलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें 3 लेवल्स है और 6 स्टेजेस है। ठीक है, तो पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल, सेकंड लेवल है कन्वेंशनल लेवल एंड थर्ड लेवल इज पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो अगर आपने इस थ्योरी को डिटेल में पढ़ा है, मैंने ये थ्योरी आपको करा भी रखी है, तो इसका आंसर है कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, कन्वेंशनल लेवल का जो पहला लेवल होता है उसमें है ना गुड बॉय गुड गर्ल के बारे में पढ़ते हैं ना, तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद है ना कॉलबर्ग की जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी थी, कैरल ग्लीगन नाम की एक लेडी थी, उन्होंने ना इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था। तो उन्होंने क्यों क्रिटिसाइज किया था, क्या रीजन थे। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि उन्होंने केस स्टडी को एज रिसर्च मेथड यूज किया कोलबर्ग ने, इसलिए उन्होंने इसे क्रिटिसाइज किया। उन्होंने है ना जेनेटिक फैक्टर्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी, इसलिए क्रिटिसाइज किया। सोशल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव के हिसाब से उन्होंने उसे क्रिटिसाइज किया, या फिर फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से उन्होंने क्रिटिसाइज किया। तो अगर आपने इस थियरी को पढ़ा है और इसके क्रिटिसिज्म को भी पढ़ा है, मैंने आपको इसका क्रिटिसिज्म भी बताया था। तो कैरल ग्लीगन ना ऐसा मानती थी, उन्होंने फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से इस थियरी के को क्रिटिसाइज किया, क्योंकि कैरल ग्लीगन का ऐसा मानना था जो वुमेन होती है, जो गर्ल्स होती है, उनके अंदर है ना एक केयरिंग नेचर होता है। ठीक है, और इस फैक्टर को है ना बहुत ज़्यादा इग्नोर किया था कोलबर्ग ने। ठीक है, कि वो तो नेचुरली बहुत ही केयरिंग होती है।
तो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से कैरल गिलिगन ने इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है। तो आपको है ना लेव-वाइगोत्स्की एंड कोलबर्ग की थ्योरी, दोनों थ्योरीज आपको पढ़ लेनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट थ्योरी है जीन पियाजे की, उससे क्वेश्चन है, ठीक है। और देखो वो क्वेश्चन है डायरेक्टली लिखे, यहाँ पे आंसर्स में जीन पियाजे लिखा हुआ ऐसा जरूरी नहीं है। तो उन्होंने ना एक बच्चे की बात कर रहे हैं, 4 साल की एक बच्ची है अपर्णा, जो ऐसा कहती है कि जो बटन है उसकी शर्ट का वो जिंदा है। क्यों? क्योंकि वो उसकी शर्ट को है ना टाइटली टुगेदर बांधने में मदद करता है, ठीक है। तो जीन पियाजे ने स्टेजेस दिए, उन्होंने बोला कि उसकी थिंकिंग कौन से स्टेज पे है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग, सेंट्रेशन, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग एंड एनिमिस्टिक थिंकिंग। तो अगर आपने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी है, आपको पता है उन्होंने 4 स्टेजेस दिए अपनी थ्योरी की, और उन्होंने बताया कि बच्चे के अंदर है ना एनिमिस्टिक थिंकिंग होती है। तो एनिमिस्टिक थिंकिंग का मतलब होता है जब बच्चा है ना ऐसा सोचता है कि जो चीज़ जिंदा नहीं है ना उसको वो जिंदा मानता है। तो आपने भी नोटिस किया होगा, अगर आपके घर में बहुत छोटे बच्चे हैं या आपने कभी किसी छोटे बच्चे को नोटिस किया है, अगर उसकी गुड़िया नीचे गिर जाती है, ठीक है, तो उसे ऐसा लगता है कि उसको चोट लग गई होगी, या फिर उसको है ना अगर चींटी या वो गिर जाता है तो हम उसको ऐसे बोलते हैं ना अभी हम टेबल को थप्पड़ मारेंगे, ठीक है, और आप झूठ मूठ में टेबल को थप्पड़ मारोगे तो वो खुश हो जाता है। तो आपको लगता होगा कि अरे बच्चा है कुछ भी कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके लिए है ना वो टेबल एक ऑब्जेक्ट नहीं है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है, उसके अकॉर्डिंग वो जिंदा है। और इस चीज को हम क्या बुलाते हैं, एनिमिस्टिक थिंकिंग बुलाते हैं, ठीक है। जब हमें ना नॉन लिविंग थिंग्स भी जिंदा लगती हैं उसको हम क्या बुलाते हैं, एनिमिस्टिक थिंकिंग बुलाते हैं। उसके बाद प्री ऑपरेशनल थॉट जो है जीन पियाजे की ये एक स्टेज है, उन्होंने बोला कि बच्चों के अंदर है ना ऐसा होता है कि वो एक एस्पेक्ट पे तो ध्यान देते हैं लेकिन दूसरे एस्पेक्ट को निगलेक्ट कर देते हैं। तो वो कौन उनके अंदर किस वजह से ऐसे होता है, ट्रांसडक्शन की वजह से, डिसेंट्रेशन की वजह से, कॉजेशन की वजह से, सेंट्रेशन की वजह से। तो अगर आपने इस थियरी को बहुत ध्यान से पढ़ा तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि सेंट्रेशन में क्या होता है ना, इसका आंसर सेंट्रेशन है। अब इसका आंसर सेंट्रेशन क्यों होता है, बच्चे के अंदर है ना सेंट्रेशन की प्रॉपर्टी होती है। जैसे आप उस बच्चे को है ना घर से पार्क लेके गए तो उसे ये तो पता है कि घर से पार्क आने का रास्ता ये है। अगर आप उसको कहोगे ना घर वापस आ जाना तो वो नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट समझता है, उसे लगता है घर से पार्क आने का एक रास्ता है और घर पार्क से घर जाने का कोई दूसरा रास्ता होगा, ठीक है। अगर वो दोनों एस्पेक्ट को समझता तो हम उसे कहते हैं डिसेंट्रेशन। लेकिन बच्चे के अंदर क्योंकि सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को वो समझ पा रहा है, प्री ऑपरेशनल स्टेज पे है, तो उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, सेंट्रेशन की प्रॉपर्टी है, जब वो एक एस्पेक्ट को समझता है और दूसरे को इग्नोर कर देता है। जीन पियाजे की थ्योरी, लेव-वाइगोत्स्की की थ्योरी, हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी और कोलबर्ग की थ्योरी, ये वो 4 थ्योरीज है जिनसे सीटेट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आपको ये थ्योरी ज़रूर पढ़नी है और मैंने एक सिंगल वीडियो भी बनाया है इन चारों थ्योरीज के लिए, आप उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद आती है देखो हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, हार्वर्ड गार्डनर। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, तो इन्होंने ना मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी। अब मेरे को ये बताइएगा कमेंट्स में कि इनके अकॉर्डिंग मल्टीपल इंटेलिजेंस कितने टाइप्स की होती है, यानी कि कितने टाइप के इंटेलिजेंस इन्होंने बताए थे। तो इन्होंने कहा कि जो एक फिलोसोफर है उसके पास कौन से टाइप की इंटेलिजेंस होगी, और जो एक मूर्तिकार है, स्कल्पचर जिसको हम बुलाते हैं, उसके पास कौन से टाइप की इंटेलिजेंस होगी। तो इंटरपर्सनल और लिंग्विस्टिक, इंट्रापर्सनल और स्पाशियल, लिंग्विस्टिक एंड इंटरपर्सनल, स्पाशियल एंड इंटरपर्सनल। तो आपको पता है जो फिलोसोफर होता है ना, ये वो अपने आप को बहुत अच्छे से समझता है, तो उसके अंदर है ना इंट्रापर्सनल की एबिलिटीज होती है। और जो स्कल्पचर होता है, मूर्तिकार होता है, वो एक पत्थर को देख के है ना ये इमेजिन कर लेता है कि मुझे इस पत्थर से है ना एक बहुत सुंदर मूर्ति बनानी है। तो उसके अंदर है ना स्पेस को लेके बहुत ही अच्छी उसकी इमेजिनेशन है, तो उसके अंदर स्पाशियल अंडरस्टैंडिंग बहुत हाई होती है, ठीक है। और इंटरपर्सनल हम किसको बुलाते हैं, इंटरपर्सनल हम उन लोगों को बुलाते हैं जो ना दूसरों को बहुत अच्छे से समझते हैं, जिनके अंदर ऐसी इंटेलिजेंस बहुत हाई होती है। और जो खुद को बहुत अच्छे से समझते हैं, खुद के बारे में जिन्हें बहुत ज्ञान होता है, उन्हें हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। जिन्हें स्पेस के बारे में बहुत नॉलेज होती है, जैसे कि आर्किटेक्ट्स, जैसे कि एरोप्लेन के पायलट्स और मूर्तिकार, ठीक है, आर्किटेक्ट, डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर, इनके अंदर स्पाशियल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है। उसके बाद लिंग्विस्टिक एबिलिटीज किनके अंदर बहुत अच्छी होती है, जो ना बहुत अच्छे वक्ता होते हैं बोलने में ना, जब वो बोलेंगे तो आप है ना बस सुनते ही रह जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितनी देर से वो बोले जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर कौन सी एबिलिटीज होती है, लिंग्विस्टिक एबिलिटीज होती है। और वो है ना ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्रोफेशन में कौन सी टाइप की इंटेलिजेंस हाई होगी, ठीक है। मैंने ये थ्योरी भी आपको करा रखी है। क्वेश्चन है, चिल्ड्रन जो है वो बहुत ही इफेक्टिवली सीखता है अगर कॉन्सेप्ट कैसे प्रोसीड करे, रैशनल टू एम्पेरिकल जाए, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल जाए, जनरल टू स्पेसिफिक जाए, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट जाए। तो अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही आपको ये टॉपिक कराया है जिसको हम बोलते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। तो आपको मैंने उसमें बताया था कि हम है ना
एम्पेरिकल टू रैशनल जाते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं और कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट जाते हैं। तो इसका जो आंसर करेक्ट है वो है जनरल टू स्पेसिफिक। तो मैंने आपको बताया था ना कि वो बस इसको अपोजिट करेंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हम एम्पेरिकल टू रैशनल जाते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं, ठीक है, और जनरल टू स्पेसिफिक जो है वो सही है। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि लर्निंग का जो प्राइमरी गोल है वो क्या है। डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़े, आपके जो पीयर्स है, आपके जो साथ में क्लास में जो लोग आपके साथ पढ़ते हैं उनके साथ आपका कंपटीशन बढ़े, आप बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाए। मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, यानी कि आप रट्टू तोता बन जाए, आप बहुत अच्छे से सारे के सारे फैक्ट्स याद रख ले, ठीक है, और आप रोड रिहर्सल में बहुत ही अच्छे हो जाए। तो आपको पता है लर्निंग का है ना बहुत ही पॉजिटिव, लर्निंग एक पॉजिटिव चीज़ है, उसमें है ना हमेशा बहुत बड़ा गोल होता है हमारा। तो हमारा गोल क्या है कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़े, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है जहाँ आप रटी रटाई बातें नहीं जानते, आप है ना खुद का दिमाग भी अप्लाई करोगे। आप किसी प्रॉब्लम में हो तो आप है ना उसके खुद के पॉसिबल सॉल्यूशंस भी ढूंढोगे। आप बस ये नहीं सोचोगे कि अच्छा ठीक है मुझे तो क्लास में ये पढ़ाया गया था। आपको पता होगा कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, अगर आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो गई हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिएबिलिटी इन लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बच्चों में है ना लर्निंग स्टाइल जो होता है हर बच्चे का बहुत अलग होता है। अगर आप पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, कुछ लोग होता है जिन्हें सुबह पढ़ना बहुत पसंद होता है, कुछ लोग होता है जिन्हें लेट नाइट पढ़ना बहुत पसंद है, कुछ लोग होता है जिनको वीडियो देख के पढ़ना बहुत पसंद होता है, कुछ लोग होता है उन्हें बुक से पढ़ना बहुत पसंद होता है। तो ये सब कुछ क्या है, वेरिएबिलिटी है, ठीक है। तो इसको एक बैरियर की तरह देखना चाहिए कि ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, रुकावट डालता है, ठीक है। इसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ध्यान में लेना चाहिए, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू करनी चाहिए और इसको ह्यूमन डाइवर्सिटी के रिफ्लेक्शन की तरह देखना चाहिए। इसको इग्नोर कर देना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि हमें ना एक ही लर्निंग स्टाइल रखे पूरी क्लास को पढ़ाने का, सबको पढ़ाने का हम एक ही तरीका यूज़ करें। तो आपके अकॉर्डिंग इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, सोचिए थोड़ा। तो देखो इसका बेस्ट आंसर है कि हमें ना इसकी बहुत वैल्यू करनी चाहिए और इसको है ना हमें रिफ्लेक्शन की तरह देखनी चाहिए। अगर मैं सबसे ये उम्मीद करने लगूँ कि वो है ना बस बुक में एक बार सुने और उनको समझ आ जाए। कुछ लोग होते हैं एक बात को 3 बार पढ़ते हैं तो उनको समझ आती है, कुछ लोग होते हैं सिर्फ एक बार समझते हैं तो उनको समझ आ जाती है, कुछ लोग होते हैं जिनको वीडियो से पढ़ना पसंद होता है, कुछ लोग होते हैं जिनको ऑडियो सुन के पढ़ना पसंद होता है, कुछ लोग होते हैं जिनको एक्सपेरिमेंट करके देखना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये है ना लर्निंग स्टाइल बहुत डिफरेंट होता है और इस चीज़ को है ना हमें बहुत वैल्यू करनी चाहिए। इसलिए है ना टीचर्स को भी है ना डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट करने चाहिए क्लास में पढ़ाने की। ये नहीं है कि आप हमेशा एक ही मेथड से सारे टॉपिक्स पढ़ा दे रहे हो। उसके बाद है ना इनमें से कौन सा जो प्रोसेस है वो लर्निंग में हमारी मदद नहीं करता है। डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन करना, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करना, ऑर्गेनाइजेशन करना, कैटेगराइजेशन करना। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन, ठीक है। देखो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया और आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। सोचिए मैंने आपको लेव वाइगोस्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी पढ़ाई, मैंने उसको आपको उसका कॉन्सेप्ट आपको समझाया, उसके क्वेश्चंस आपको करा दिए, तो आपका कॉन्सेप्ट मैंने बना दिया, ये तो आपकी लर्निंग में मदद करेगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड वे में लगाना। सोचिए मैं आपको ना एक टॉपिक पढ़ा रही हूँ, उसी में मैं आपको दूसरा टॉपिक पढ़ाने लग जाएगी और मैंने ना पूरी खिचड़ी बना दी तो आप समझ पाओगे। लेकिन अगर मैंने एक थ्योरी एक पॉइंट पे कंप्लीट कराई, फिर एक दूसरा टॉपिक लिया उसको कंप्लीट कराया, ऑर्गेनाइज किया अपने लेक्चर्स को, तो आप उनको देखना पसंद करोगे। या फिर जिसने कभी एक लाइन किसी और टॉपिक की पढ़ाई, मैं आपको पढ़ाने लग जाऊँ हावर्ड गार्डनर की एक लाइन पढ़ाऊँ, उसके बाद आपको लेव वाइगोस्की का एक क्वेश्चन करा दूँ, फिर ठीक है। तो ऑर्गेनाइज्ड अगर कोई चीज़ नहीं होती है तो वो काम किसी को भी पसंद नहीं आता। अगर आपके टीचर ने आपको एक असाइनमेंट बनाने को दिया और आपने ना उस असाइनमेंट का है ना फ्रंट का पेज, इंट्रोडक्शन का पेज लास्ट में लगा दिया, ठीक है, कंक्लूजन का पेज पहले लगा दिया, तो आपकी टीचर आपके सारे मार्क्स कट कर देगी कि नहीं कर देगी। तो चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होती है तो ही लर्निंग आसान बनती है। कैटेगराइजेशन करना क्या इंपॉर्टेंट है। कैटेगराइजेशन का मतलब होता है जब आप है ना डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में रखते हैं चीज़ों को। तो है ना मैथ्स की क्लास में अगर आपको मैथ्स के बजाय जीके पढ़ाने लग जाए, ठीक है, आपसे बोला जाए कि आज आपका है ना जीके का बुक लेके आनी है आपको, ठीक है, आप जीके की बुक लेके आए लेकिन मैंने आपको हिंदी पढ़ानी शुरू कर दी और आज के दिन आपका हिंदी का कोई पीरियड ही नहीं होता, तो मैंने कैटेगराइज नहीं किया ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, कैटेगराइजेशन ये सब हमारी लर्निंग में मदद करता है, लेकिन डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन करना हमारी मदद नहीं करता है लर्निंग में। तो उन्होंने पूछा है कि इन्फेंसी में जब बच्चा है ना 0 to 2 ईयर्स का होता है, जिसको हम इन्फेंट बुलाते हैं, उस टाइम कौन सी सोशलाइजेशन होना चाहिए और अर्ली चाइल्डहुड में कौन से टाइप का सोशलाइजेशन होना चाहिए, सेकेंडरी और टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, टर्शरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो देखो
हमारा जो एक टॉपिक है सोशलाइजेशन, जो मैंने आपको करा रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो सोशलाइजेशन है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आता है, ठीक है। और प्राइमरी और सेकेंडरी पे ज़रूर आता है। तो आपको ने अगर वो क्लास देख रखी है तो आपको पता है कि प्राइमरी सोशलाइजेशन हमारा इन्फेंसी में होता है, जिसको फैमिली कर रही होती है, और उसके बाद है ना हमारे अर्ली चाइल्डहुड में सेकेंडरी सोशलाइजेशन भी हमारा शुरू हो जाता है, ठीक है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन जो इन्फेंट होता है वो सिर्फ है ना मोस्टली सब कुछ प्राइमरी सोशलाइजेशन के थ्रू सीखता है, क्योंकि वो बहुत छोटा है बच्चा, 0 to 2 ईयर्स का है, तो वो सारा टाइम मोस्टली अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोशलाइजेशन, ज़रूर क्वेश्चन आता है, ठीक है। अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स में क्वेश्चन आता है, तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि जब आप गिफ्टेड चिल्ड्रन को पढ़ाते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन हम उनको बोलते हैं जिनके अंदर है ना थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेशल एबिलिटीज़ है, वो किसी चीज़ को ना थोड़ा ज़्यादा जल्दी करते हैं, सीख जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप उनको है ना बहुत ही रैपिड, अनयूजुअली रैपिड पेस पे करिकुलम करा रहे हो, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? इमर्शन बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन बोलेंगे, एनरिचमेंट बोलेंगे। तो आप है ना बाकी ऑप्शन में तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, लेकिन एक्सेलरेशन एंड एनरिचमेंट में है ना आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। लेकिन आपको पता है ना, जब आप गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, तो अगर आप बहुत तेज़ी से कुछ कर रहे हैं तो उसको हम क्या बुलाते हैं? एक्सेलरेटर आपने दबाया और आप गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना रैपिड पेस की बात हो रही है, तो जब हम रैपिड पेस से कुछ कराते हैं तो उसको हम क्या बुलाते हैं? एक्सेलरेशन बुलाते हैं। और एनरिचमेंट का मतलब होता है आप उन्हें है ना किसी टॉपिक पे उनकी नॉलेज बहुत हाई है, आपने उन्हें और एक्स्ट्रा कुछ ऐसा मटेरियल ला के दिया जिससे पढ़ के उनकी और नॉलेज इंक्रीज होए, उस टॉपिक को हम बोलते हैं एनरिचमेंट करना। सोचिए एक थ्योरी थी, वो आपको है ना बहुत अच्छे से आती थी, और मैंने आपको है ना उसके बारे में और अच्छे 5 फैक्ट्स बताए, तो मैंने क्या किया? मैंने आपकी नॉलेज को इनरिच किया, ठीक है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है, मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि वेरिएबिलिटी होती है, हर बच्चा है ना अलग अलग पेस से सीखता है, अलग अलग मेथड से सीखता है। तो जब है ना मैं अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग मेथड्स यूज़ करती हूँ, तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। आपको पता है लर्निंग डिसेबिलिटी का हमारा एक टॉपिक है, वहाँ से उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि डिसग्राफिया कैसी लर्निंग डिसेबिलिटी है? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें आप है ना अटेंशन नहीं दे पाते और आपका बिहेवियर जो है वो बहुत ही इंपल्सिव होता है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, आप एकदम से कुछ भी बिहेव करने लग जाते हो। ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें ना आपको लेटर्स बनाने में, शेप्स ड्रॉ करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। स्पीच डिसऑर्डर है, इसमें ना आप तुतला कर बोलते हो, ठीक है। आप है ना आपकी जो आवाज़ का प्रवाह है वो एकदम सही नहीं है, यानी कि आप है ना अटक अटक कर बोलते हो, ठीक है। लोकोमोटर डिसऑर्डर है जिसमें ना आपकी ग्रॉस मोटर इम्पेयरमेंट है, यानी कि आप है ना कोई चीज़ उठाना चाहते हो अपने हाथ से, लेकिन आपकी बॉडी, आपके हैंड्स, आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स आपकी मदद नहीं करती है। तो अगर आपने लर्निंग डिसेबिलिटी वाला टॉपिक पढ़ा है तो मैंने आपको बताया है कि डिसग्राफिया, ग्राफ्स पे आप लिखते हो, तो ये कैसा डिसऑर्डर है जहाँ पे आपको है ना लिखने में दिक्कत आती है, आपको लेटर्स के बारे में, शेप्स के बारे में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बुलाते हैं? डिसग्राफिया बुलाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे ना मैंने आपको डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसफेक्सिया, डिस्फेजिया, इन सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में सिखाया है, ठीक है। थैंक यू, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे, और अगर आपको कोई डाउट है वो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको करा रखे हैं और आप इनको है ना प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैंने CDP की एक प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है।